हेलो बच्चों, आज हम लोग तीसरा लेक्चर शुरू करेंगे। थोड़ा सा गैप रहा बट कोई बात नहीं, हम लोग आओ देखते हैं। और आज तीसरे लेक्चर में बेसिकली हम लोग केपी केसी के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी थियरी को पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड कम से कम 20 एक क्वेश्चन भी देखा जाएगा। बच्चों, सबसे पहले अगर अपन चले आगे तो एक बात कर लेते हैं, यूनिट की बात कर देते हैं। अगर यूनिट आपको जानना है किसका, केपी और केसी का, तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि ए का ए मोल बी के बी मोल से रिएक्ट करके सी का सी मोल और डी का डी मोल प्रोड्यूस करता है। सिंपल सी बात है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर बच्चों इस रिवर्सिबल रिएक्शन का हम लोग कैलकुलेट करते हैं केसी, तो केसी क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रेज टू द पावर दियर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेज टू द पावर दियर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हमने ये केसी का एक्सप्रेशन लिख दिया। सरकार मेरे एक्टिव मास जिसको आपने पढ़ रखा था, ये एक्टिव मास यहां हमारे लिए इक्विलिब्रियम में किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा मोलर कंसंट्रेशन के, यानी N/V के। N की यूनिट बच्चों क्या होती है? सब लोग जानते हैं N की यूनिट होती है मोल। और सरकारों मेरे V की यूनिट क्या होती है? V की यूनिट लीटर होती है। यानी अगर एक्टिव मास की यूनिट की बात करें तो इट इज नथिंग बट मोल पर लीटर। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें Kc है C की पावर C, यानी कि मोल अपॉन V इन लीटर होल की पावर C इंटू मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर में तो मोल अपॉन लीटर होल की पावर D अपॉन में मोल अपॉन लीटर होल की पावर A इंटू मोल अपॉन लीटर होल की पावर B। हम मैग्नीट्यूड नहीं, हम यूनिट की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड जो भी कुछ होगा वो सामने आ जाएगा निकल करके। वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट द यूनिट। तो बच्चों केसी का यूनिट निकालेंगे तो यहाँ आप बेसिक क्लासेस से पढ़ते आते हैं कि जब भी कभी बेस सेम होते हैं तो उनका पावर जुड़ जाता है। यानी कि अगर यहाँ आप देखोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? मोल अपॉन लीटर होल की पावर C प्लस डी, और नीचे क्या हो जाएगा? मोल अपॉन लीटर होल की पावर A प्लस बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर हम लोग देखें तो यहाँ इसको ऊपर ले जाएंगे तो बेस सेम होगा, तो मोल अपॉन लीटर होल की पावर क्या हो जाएगा? जरा गौर पूर्वक देखिए, ये ऊपर जाएगा तो इसके सामने माइनस आ जाएगा, यानी C प्लस डी और माइनस A प्लस बी हो जाएगा। इट इज नथिंग बट, याद करिए पिछले लेक्चर में हमने डेल एन जी के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज डेल एन जी? डेल एन जी इज द मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो केसी का जो यूनिट फाइनल निकल के आया हमारे पास, इट इज व्हाट? इट इज मोल पर लीटर होल की पावर डेल एन जी, एंड डेल एन जी इज व्हाट? डेल एन जी इज द मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। बच्चों, जिस तरह से हमने केसी का यूनिट देखा, आगे हम उसी तरह से अब केपी का यूनिट देखेंगे। और एक चीज याद रखिएगा कि केसी कब यूनिटलेस हो सकता है? जैसे ही डेल एन जी की वैल्यू कितनी हो जाए? 0। तो ये जब मोल पर लीटर होल की पावर 0, यानी ये 1 आ जाएगा। यानी जब डेल एन जी 0 होगा, ऐसी स्थिति में केसी क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिटलेस हो जाएगा केसी। आगे हम लोग देखेंगे केपी के यूनिट के बारे में। तो जैसे केपी के यूनिट के बारे में अगर बच्चा जानना चाहता है तो बहुत ही साधारण तरीके से जाना जा सकता है। देखिए, मान लीजिए कि अगेन हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ए का ए मोल बी के बी मोल से रिएक्ट करके सी का सी मोल और डी का डी मोल प्रोड्यूस करता है। इसके लिए मैं केपी का एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट और उनका मल्टीप्लीकेशन और रेज टू द पावर दियर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन मल्टीप्लीकेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट and raised to the power the respective stoichiometric coefficient. This is the expression of अब देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्रेशर की यूनिट क्या होगी? एटीएम। तो जो पावर में है एटीएम की पावर C इंटू एटीएम की पावर D हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? एटीएम की पावर A इंटू
ATM की पावर B हो जाएगा। अब आप लोग बचपन से ही पढ़ते आते हो, क्या पढ़ते आते हो कि जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, यानी ATM का पावर C प्लस डी और अपॉन में क्या हो जाएगा ATM का पावर A प्लस बी। इसको ऊपर ले जाओ तो ATM का पावर C प्लस डी और ये क्या हो जाएगा माइनस A प्लस बी। अगर बच्चों इसको गौर पूर्वक देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट डेल एन जी, यानी मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो Kp का यूनिट क्या हो गया ATM का पावर डेल एन जी। बच्चों हमने देखा कि Kc का यूनिट आया मोल पर लीटर होल की पावर डेल एन जी और Kp का यूनिट क्या आ गया मोल पर ATM होल की पावर डेल एन जी, ATM होल का पावर डेल एन जी। अब प्यारे बच्चों जरा एक बात बताओ, अगर कभी भी डेल एन जी की वैल्यू किसके बराबर हो जाए जीरो के, तो ये टोटल पावर जीरो हो जाएगा और जैसे ही डेल एन जी जीरो होगा तो Kp एंड Kc बोथ बिकम्स यूनिटलेस, ये दो। अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आइदर इट इज इन टर्म्स ऑफ C और इट इज इन टर्म्स ऑफ P, डजंट मैटर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ये किसका फंक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, यानी ये टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है और किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। इसको जान लीजिए क्योंकि आपको कई बार धोखा देने के लिए कई चीज़ों पे डिपेंडेंसी इसका इक्वेशन के थ्रू शो करेगा, बट आप इस चीज़ को हमेशा मेमोराइज करके रखिएगा कि द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन द टेम्परेचर। दूसरा बड़ा भारी बात आता है कि सर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो जरा ये भी बता दीजिए कि किस तरह से डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करने का मतलब है टेम्परेचर में कितना चेंज होने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कितना चेंज होगा, क्या ये जाना जा सकता है? हाँ, ये जाना जा सकता है वैन हॉफ इक्वेशन से। ये बात जानी जा सकती है वैन हॉफ इक्वेशन की मदद से जानी जा सकती है, जो कि होता है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये बताता है कि अगर टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक बदलेगा, टेम्परेचर अगर T1 से T2 तक जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 से कहाँ तक जाएगा K2 तक, जहाँ पर R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और डेल एच है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इसमें एक बहुत बेहतरीन सी बात बता देता हूँ जो कि है वेपर प्रेशर से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिक्स कर देता हूँ, ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगर हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो जरा देखिएगा क्या होता है, सरफेस से लिक्विड वेपराइज होता है और ऊपर वापस बर्तन की दीवार से टकराकर कंडेंस हो जाएगा। तो जब रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज बिकम्स इक्वल्स टू द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड, यानी जब लिक्विड का वेपर में बदलने का जो रेट है वो बराबर हो जाए किसके, वेपर के लिक्विड में बदलने के रेट के, तो उस वक्त अगर आप एज्यूम करेंगे तो यहां पर भी वेपर्स रहेंगे। तो सिर्फ इसी वक्त देखो टेम्परेचर को मैं क्या कर रहा हूं कांस्टेंट, तो देखना डेफिनेशन सुनना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि टेम्परेचर बदल देंगे तो ऊपर अमाउंट ऑफ वेपर बदलेगा तो वेपर प्रेशर भी बदल जाएगा। तो वेपर प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ, वेपर प्रेशर इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जरा समझना क्या बताना चाहता हूं, उसको समझना, बहुत गहरा रहस्य है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर और इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम मतलब जब रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बराबर हो जाए रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। फिर से सुन लीजिए, वेपर प्रेशर ऐसे मत बोल देना कि सर वेपर का प्रेशर इज द वेपर प्रेशर, ये तो कहीं पान की दुकान पे बोलोगे तो समझ में आएगा। साइंटिफिक जगहों पे अगर तुमसे पूछता है व्हाट इज वेपर प्रेशर, तो यू कांट से कि वेपर का प्रेशर इज द वेपर प्रेशर, you should say that at constant temperature as well as at equilibrium the pressure exerted by the vapor on the surface of the liquid is called vapor pressure। तो याद रखिएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर और इक्विलिब्रियम पर ये जो वेपर है, ये जो प्रेशर लगाता है, इसको क्या बोलते हैं,
वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के लिए, जेई के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जरा देखिए, अगर मैं यहां बोलूं कि H2O लिक्विड और किसके बीच में, H2O वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी, नीचे लिक्विड है ऊपर वेपर है। अगर इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है और मैं इसका Kp लिखना चाहता हूं, तो Kp लिखूंगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, क्योंकि लिक्विड का कोई वेपर प्रेशर होता नहीं है, या लिक्विड का कोई पार्शियल प्रेशर होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो वेपर फॉर्म में है उसी का पार्शियल प्रेशर यहाँ लिखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ Kp। ऐसा नहीं लिख सकता हूँ Kp इज टू H2O ऑफ वेपर अपॉन PH2O ऑफ लिक्विड, लिक्विड का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता है, सिर्फ वेपर का वेपर प्रेशर होता है, तो इसका Kp इतना हो जाएगा। अब जरा देखो, अगर टेम्परेचर T1 पर ये Kp1 है और ये PH2O 1 है, और टेम्परेचर T2 पर ये क्या हो गया, Kp2 हो गया, और ये क्या हो गया, PH2O 2 हो गया। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एज टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो हम अगर इस इक्वेशन में, वॉन हॉफ इक्वेशन में लिख सकते हैं कि भाई Kp2 अपॉन Kp1 की जगह PH2O2 अपॉन PH2O1 लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, रेशियो ले लेंगे। T1 पर ये इक्वेशन है, T2 पे ये इक्वेशन है, दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे इक्वेशन नंबर 2 को किससे, इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या आ जाएगा, Kp2 अपॉन Kp1 इक्वल्स टू PH2O2 अपॉन PH2O1। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए लॉग इसकी जगह PH2O2 इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट टेम्परेचर T2, और K1 की जगह क्या लिख सकते हैं, PH2O1। PH2O1 इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट टेम्परेचर T1। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज Clausius-Clapeyron equation is a very important. It is also known as Clausius-Clapeyron equation. जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में यही इक्वेशन लिखा हो तो इसी को अपन बोलते हैं वैन हॉफ इक्वेशन। जब यही इक्वेशन वेपर प्रेशर के टर्म में लिखा हो तो इसी को क्या बोलते हैं, Clausius-Clapeyron इक्वेशन। इसको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी स्मार्ट सा आदमी आपको फंसा देगा, ऐसे फंसाएगा। देखो, वो आपको बोलेगा कि वाटर जो है वेपराइज हो रहा है, सपोज कर लीजिए कि ये वाटर लिक्विड है और यहाँ पर वाटर वेपर है। कैसे फंसाएगा, देखो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिस वेपराइजेशन टेक्स प्लेस। जैसा कि मैक्सवेल ने बता रखा है कि दुनिया के सभी तापमान पर वेपराइजेशन पॉसिबल है। एज मैक्सवेल टोल्ड अस दैट एट एवरी टेम्परेचर द वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज पॉसिबल, इवन इट इज इन सॉलिड फॉर्म, इवन वेपराइजेशन इज पॉसिबल, इट्स एक्सटेंट इज मिनिमम। देखो यहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर मैं मान लूँ कि वेपराइज हो रहा है और वेपर प्रेशर x atm है, और मैंने इसको अब अगेन सेम लिक्विड को, H2O लिक्विड को वेपराइज किया, H2O वेपर में बदला, और इस बार टेम्परेचर कर दिया मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैंने पूछा कि वेपर प्रेशर कितना होगा, तो भट से जब बच्चा बोल देता है 2x atm होगा सर, क्योंकि 50 पे x atm था तो सर पक्का 100 पे जो है 2x atm होगा। भैया किसने बोल दिया, किसने बोल दिया कि डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में? किसी भी रिलेशन को जानने से पहले तुम्हें उसके पीछे का कारण मालूम होना चाहिए कि नहीं मालूम होना चाहिए। मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि टेम्परेचर को डबल करेंगे तो वेपर प्रेशर डबल हो जाएगा, नथिंग इज लाइक दैट। मैंने आपको बोला ये रिलेशन, दिस इज द परफेक्ट रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो T1 और T2 की जगह आप 50 और 100 को केल्विन में बदलिए, और जो एक दिया है, जैसे T1 की जगह क्या पुट कर दोगे, 273 प्लस 50, और यहाँ 373 यानी 100 जोड़ोगे तो ठीक है, और आपको पहले प्रेशर x दिया है, बाद में चाहिए, तो इस इक्वेशन से आएगा, डायरेक्ट दो गुना नहीं हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा। दिस इज नोन एज Clausius-Clapeyron इक्वेशन, दिस इज नोन एज वैन हॉफ इक्वेशन, एंड बोथ इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये बहुत अच्छे से क्या होने चाहिए, आने चाहिए हर हाल में। अगर आप इसको सीखोगे तभी तो मजा आएगा भाई। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ऐसी परिस्थितियों में आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, चीज़ों को सुनना पड़ेगा, क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, किसका क्या मतलब हो सकता है, सर क्यों इस बात को बता रहे हैं। जरूर ये किसी न किसी लेवल पे आके अपने इंपॉर्टेंस को शो करेगा। किसी से भी पूछ लो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर था
2 एटीएम तो 100 पे कितना होगा, तो आधा से ज़्यादा बच्चा क्लास का हाथ उठा करके बोल देता सर 50 पे 2 था तो सर 100 पे 4 होगा। भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, हमको उसके रिलेशंस को जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा, बट ऑब्वियस जानना पड़ेगा। तो चलो 2 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। तीसरी प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, देखो मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें A से B बनता है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सपोज कर लीजिए K। अब मैं इसको पलट दे रहा हूं, B से जब A बनेगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिया मैंने है X। तो अब X और K के बीच में क्या रिलेशन होगा, X जो है 1/K के बराबर होगा। प्रूफ कर देता हूं मैं, देखो A से B के लिए यानी K की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, और X कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B। अब जरा बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन concentration of B upon concentration of A, and concentration of B upon concentration of A is nothing but K। तो क्या लिख सकता हूं, X is equals to 1 upon K। अब यहां प्रूफ क्या हुआ, ये बहुत बड़ा लॉजिक है। जब भी किसी रिएक्शन को अपन रिवर्स करते हैं, जब भी किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को पलट के लिखते हैं, यानी A से B मिल रहा है, B से A निकाल दिया मैंने, तो ऐसी स्थिति में इक्विलिब्रियम, नई रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है पुराने वाले रिएक्शन का रेसिप्रोकल होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जब भी किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को अपन क्या करते हैं, पलट के लिखते हैं, तो नई रिएक्शन के लिए जो पलट के लिखने पे आई है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। अब इसको ध्यान रखना पड़ेगा, सेंटा नहीं आएगा आपको एग्जाम हॉल में बताने। जब आप इसको याद रखोगे, जो जबरदस्त एप्लीकेशन करोगे, आपको मजा आएगा एक नंबर का। 3 प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी के बाद आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 4th वन। चौथी प्रॉपर्टी क्या है जरा देखिए, अगर मान लीजिए A से बनता है B, सेम टाइम बनता है B से C, और C से बनता है सपोज करो D, और D से बनता है सपोज कर लीजिए E। अब ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, इसका K4 है। ये 4 इक्वेशन हैं जिनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हमको दिए हुए हैं। अब बच्चों जरा ध्यानपूर्वक बात को समझना। ध्यानपूर्वक बात को आप कैसे समझेंगे, देखिएगा। अगर यहां मैं कहूं आपसे कि A से E इस रिएक्शन के लिए मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, तो गौर से देखना, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूं, इसे 2 बोलूं, इसे 3 बोलूं, इसे 4 बोलूं, तो ये चारों इक्वेशन को ऐड कर देने से A से E आ जाएगा। ऐड करके मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए इतनी दूरी में दिखा देता। अगर मैं इन चारों को ऐड करूंगा तो लेफ्ट साइड सब ऐड हो जाएंगे, A प्लस B प्लस C प्लस D हो जाएगा, और राइट साइड सब ऐड हो जाएंगे, B प्लस C प्लस D प्लस E हो जाएगा। अब जो लेफ्ट और राइट साइड कॉमन है, जैसे कि B से B कट गया, C से C कट गया, D से D कट गया, द फाइनल इक्वेशन इज व्हाट, द फाइनल इक्वेशन इज A गिव्स E। यानी ये जो चौथा इक्वेशन है जिसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मैं डिमांड कर रहा हूं, ये इन चारों इक्वेशन को जोड़ देने पे आ जाएगा। अगर मेरे सरकार इन चारों इक्वेशन को जोड़ देने पे आ जाएगा तो जरा देखना, तो ये नए रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो चारों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो क्या सीखा आपने कि अगर कोई रिएक्शन किन्हीं अलग रिएक्शंस को जोड़ करके बन रहा हो तो नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने सभी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये बात अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ कर सकते हैं। K की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो E बाई A आ जाएगा, ठीक है, और K1 कितना आ जाएगा, B बाई A आ जाएगा, K2 कितना आ जाएगा, C बाई A आ जाएगा, C बाई B आ जाएगा सॉरी, और K3 कितना आ जाएगा, K3 आ जाएगा D बाई C आ जाएगा, K4 कितना आ जाएगा, E बाई D आ जाएगा। तो जरा देखो, B से B कट गया, C से C कट गया, D से D कट गया, फाइनली LHS is equals to RHS, E by A is equals to E by A, means we can say that this expression is perfectly right, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अब ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब आप इसको गहराई से मतलब ऑब्जर्व करिए इसको, क्या कि अगर कोई एक रिएक्शन किसी 4 रिएक्शन, 5 रिएक्शन, 10 रिएक्शन को जोड़ करके बन रहा हो तो नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुरानी सभी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, अगर मेरे शेरों ये बात समझ गए तो समझ लो अच्छी बात है।
4 प्रॉपर्टी हो गई। द फिफ्थ वन इज व्हाट, देखो अगर मान लीजिए A से बनता है B और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, और मान लीजिए कि मैंने यहां लिख दिया A से बना दिया मैंने B, और इस बार मैंने मोलर कोफिशिएंट चेंज कर दिया, यहां भी N यहां भी N कर दिया। एक बार मैंने बना दिया A से B, अगेन मैंने मोलर कोफिशिएंट चेंज कर दिया, मैंने इस बार यहाँ 1/n ले लिया और यहाँ भी कितना ले दिया 1/n ले दिया। तो अब जरा समझना, ऑब्जर्व करना बातों को। यहाँ K कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C के बराबर होगा, बच्चा भी जानता है इसको। यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x मान देता, यहाँ पे y मान देता। अब x y का K के साथ क्या रिलेशन है, ये बात हमको बहुत गहराई से ऑब्जर्व करना है, जिससे हम जब क्वेश्चन आए तो फट से अप्लाई कर सकें। देखिए तो यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर n, क्योंकि जो मोलर कोफिशिएंट है वो पावर में आ जाता है, और a की पावर n। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं b अपॉन a होल की पावर n। अब b अपॉन a क्या था, सॉरी b अपॉन a, हाँ यहाँ b अपॉन a लिखना चाहिए। b अपॉन a क्या था, k के बराबर था, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, k होल की पावर n। यानी कि अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है और किसी नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, मोलर कोफिशिएंट का, यहां हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जिस डेटा से मल्टीप्लाई करते हैं वही पावर में आ जाता है। यानी कि अगर इसका a से b का k है तो n a से n b का क्या हो जाएगा, x। अब x और k में क्या संबंध होगा, ये k की पावर n के बराबर होगा। यानी जिस डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही पावर में चला जाएगा। तो यहाँ n से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 1/n से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ y जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, k की पावर 1/n। चाहे तो प्रूव भी कर दो, प्रूव भी किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्या, कि अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम है, सेम रिएक्शन में हम किसी वैल्यू से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। इट मे बी n, इट मे बी 1/n। भाई यहाँ मैं n से डिवाइड कर रहा हूँ या मैं बोलूँ 1/n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों का मैथमेटिकल मीनिंग सेम है। तो अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम हो और किसी नई रिएक्शन को हम बना रहे हो, नई रिएक्शन पुरानी रिएक्शन को किसी डेटा से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा हो, तो नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुरानी रिएक्शन एंड होल टू द पावर दैट वैल्यू व्हिच इज मल्टीप्लाइड इन द रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जैसे यहाँ n से मल्टीप्लाई किया तो k की पावर n चला गया, यहाँ 1/n से मल्टीप्लाई किया तो k की पावर 1/n चला गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मत समझना इसको। जैसे मान लो ऐसे दिया रहेगा, जैसे आपको दिया रहेगा कि a गिव्स b, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको मान लिए दिया है 27 दिया हुआ है, और आपसे कहता है कि सपोज करिए इसका मान लो x दिया है, चलो x दिया हुआ है, और आपसे कहता है 3a गिव्स 3b, इसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किया दिया है 27 दिया, और हमसे कहता है x की वैल्यू बताओ। तो जरा देखो ये जो रिएक्शन है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देने पे ये रिएक्शन आ जाएगा। यानी कि जो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 27, वो पुरानी वाली का होल की पावर 3 के बराबर होगा। तो यहाँ क्या कर देंगे 3 की पावर 3, और यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यानी ऐसे क्वेश्चनों में ये बहुत यूज आने वाला है, आपको बहुत वर्सटाइल यूज करेंगे, इसका टेंशन मत लेना। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो ये 5 मुख्य प्रॉपर्टियां हैं जो आपको समझना है, एकदम अच्छे से समझना है। अब मैं कुछ छठी बातें जो मैंने मैंने सीखा है, जो मैंने ऑब्जर्व करके सीखा है, वो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक रिएक्शन है A से B, और इसका 500 केल्विन पे मान लीजिए K की वैल्यू दी हुई है 2, और फिर इसी रिएक्शन का मान लीजिए कि 1000 केल्विन पर K की वैल्यू दी हुई है 4। तो देखो टेम्परेचर को बढ़ाया तो K की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि K की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन से हम लोग कह सकते हैं कि रेट बढ़ रहा है, क्योंकि रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल्स टू K रिएक्टेंट रेज टू द पावर दियर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो K बढ़ रहा है यानी रेट बढ़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर K बढ़ा, टेम्परेचर के बढ़ाने पर K बढ़ा यानी रेट बढ़ा। तो किस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ता है, जिसे टेम्परेचर की जरूरत हो। जिसे टेम्परेचर की जरूरत नहीं है उस रिएक्शन का रेट टेम्परेचर बढ़ाने में बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। जिसे टेम्परेचर की जरूरत है वो रिएक्शन का रेट टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाएगा। मींस अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ता है तो वो रिएक्शन जिसे टेम्परेचर की जरूरत है, और ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन,
एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो कई बार K की वैल्यू दिया रहेगा और एंडोथर्मिसिटी, एक्सोथर्मिसिटी, इन सब चीज़ों को पहचानने के लिए कह देगा आपसे। वहाँ भी आपको बारीकी से चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात भी समझ में आई होगी। यार सुबह लेक्चर था, जल्दी जल्दी में भगदड़ मच गई, तो 2-4 मिनट बचा था तो मैंने फटाफट बाइंड अप कर रहा था। तो एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन सही थे और मेरी नज़र से बच गया था। लो, ये था CuSO4.5H2O था, जो कि सॉलिड फॉर्म में था। टूट करके ये क्या दे रहा था? ये दे रहा था CuSO4 सॉलिड दे रहा था और 5H2O का वेपर दे रहा था। इसका Kp शायद पहला ऑप्शन था, जो कि कितना हो जाता? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O होल की पावर 5। और अगर इसका Kc पूछता तो क्या हो जाता? कंसंट्रेशन ऑफ PH2O होल की पावर 5 हो जाता, क्योंकि इनका पार्शियल प्रेशर तो होगा नहीं, और सॉलिड का जो अपन एक्टिव मास लेते हैं वो कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। और अगर इसके Kp और Kc में रिलेशन पूछता तो Kp Kc इक्वल्स टू RT पावर डेल Ng। डेल Ng क्या हो जाता? मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो कितने मोल है रिएक्टेंट में गैस के? 0। तो Kp किसके बराबर हो जाता? Kc RT की पावर 5 हो जाता है। इसमें से कोई 1, 2 या शायद तीनों दिए हुए थे एक क्वेश्चन में, मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, बट मुझे इतना ध्यान है कि उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट थे और मैं जल्दी जल्दी में एक ही ऑप्शन पे टिक मार के भग गया था। एक्चुअली मेरा मॉर्निंग में क्लास था उस दिन, तो चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे तो सब आ जाएगा। अब बच्चों आगे चलते हैं, थोड़ा धैर्य से देखो। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक्सप्रेशन ऑफ Kp और Kc की बात करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ Kp एंड Kc। देखिए, आपको मान के चलना है कंटेनर का वॉल्यूम दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप चलो मैं मान लेता हूँ V लीटर मानना है, कंटेनर का वॉल्यूम V लीटर मानना है, रिएक्टेंट के मोल को 1 मानना है, और आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को x मानना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है 1 मोल पे कितना टूटता है। एक पूरा लेक्चर ले दूंगा, टेंशन मत लेना। अब जरा देखिए, हमको मान लीजिए कहता है N2 है और ये 3H2 से रिएक्ट करके 2NH3 प्रोड्यूस करता है। इस रिएक्शन के लिए मुझे Kp और Kc दोनों लिखना है। तो जरा देखना ध्यान से बच्चों, T इक्वल्स टू 0 पे रिएक्टेंट के कितने मोल मानने हैं? हमेशा 1 मानने हैं। तो 1 जब तक दिया ना हो, दिया है तो जो दिया है वो मानना है, नहीं दिया है तो हमेशा कितना मानना है? 1 मानना है। शुरू में इसके प्रोडक्ट 0 होंगे। दुनिया में किसी भी रिएक्शन को कराओगे तो समय देना पड़ेगा। T इक्वल्स टू 0 यानी हमने रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए समय नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में जब समय ही नहीं दिया है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि प्रोडक्ट 0 बनेगा। अब बच्चों अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? x है, तो मान लो इसका x मोल टूटता है तो 1 माइनस x। इसका 1 मोल कंप्लीट रिएक्शन के लिए इसका 3 मांगता है, तो इसका x कितना मांगेगा? इसका 3x मांगेगा। था कितना? 1। टूटा कितना? 3x। तो बचेगा कितना? 1 माइनस 3x। समझ में तो आया होगा ना? भाई मान लिया इसका x मोल टूटा, x टूटा तो इसका x मोल टूटेगा, तो इसका कितना टूटेगा? इसका 1, इसका 3 खाता, तो इसका x इसका कितना खाएगा? 3x। अब था 1 टूटा x, तो ये कितना बचा? 1 माइनस x। ये था 1 टूटा 3x, तो ये कितना बच गया? 1 माइनस 3x बच गया। अब इसका 1 3 से 2 बनाता तो x 3x से रिएक्ट करके 2x बनाएगा। तो ये क्या हो गया? मान लिया T इक्वल्स टू एनी टाइम T डैश, जिस पर क्या स्टैब्लिश हो जाता है? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो वहां ये हमको क्या मिल गए? एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, टाइम पास नहीं करेंगे, फिर अपन सीधे अच्छे क्वेश्चनों में घुसेंगे। अब यहां हमको देखो, अगर हमें कंसंट्रेशन चाहिए इक्विलिब्रियम पे तो सबको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स अपॉन वी, 1 माइनस 3x अपॉन वी और 2x अपॉन वी कर दिया। कंसंट्रेशन मिल गए। अब कंसंट्रेशन मिल गया तो एक फायदा हो गया भाई, Kc निकल गया। Kc क्या है? NH3 का पावर 2 अपॉन N2 इंटू H2 का पावर 3। तो NH3 की जगह क्या पुट कर दोगे? 2x अपॉन v का होल स्क्वायर, और N2 की जगह क्या पुट कर दोगे? 1 माइनस एक्स अपॉन वी, और इस हाइड्रोजन की जगह 1 माइनस 3x होल का क्यूब अपॉन v का क्यूब। v का क्यूब और v की पावर 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ऊपर 4x स्क्वायर, और ये नीचे आएगा तो v का स्क्वायर। ये v ऊपर गया तो v के पावर 4 हो जाएगा। ये 1 माइनस एक्स
और ये 1 माइनस 3x होल की पावर 3, ये इससे कट गया तो k की वैल्यू कितना आ गया, kc हमारे पास फाइनली आ गया 4x स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का रेसिप्रोकल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो जो तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है उसको गौरपूर्वक देखो, तो उसमें NO के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। ठीक है, और जो तुम्हें तीसरा रिएक्शन उसमें SO3 के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। तो इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2SO3 बन गया प्लस 2NO बन गया, और ये क्या दे देगा, 2NO2 दे देगा, और क्या दे देगा, 2SO2 दे देगा, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही पावर में चला जाएगा, तो 1/Kc2 का पावर 2 हो गया। अब इस रिएक्शन को मैं मान देता हूं A। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को A से मैं ऐड कर दूंगा, तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर A करेंगे, तो जरा गौरपूर्वक देखना। इक्वेशन नंबर A क्या है, 2SO3 है प्लस 2NO है लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 में जो NO है वो किधर की तरफ है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो इक्वेशन नंबर 1 को भी पलट दो, इक्वेशन नंबर 1 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 2NO2 क्या देगा, 2NO देगा, और क्या देगा, प्लस O2 देगा, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/Kc1। इसको आप B मान दो। तो 1 को जोड़ने के बजाय हम लोग किसको जोड़ देंगे, हम लोग 1 को जोड़ने के बजाय देखो किसको जोड़ेंगे, A और B को जोड़ेंगे, तब आएगा मजा और तब आएगा आंसर। ये रहा हमारे पास इक्वेशन नंबर A। इक्वेशन नंबर A में इक्वेशन नंबर B को आप जोड़ दो। ठीक है, तो B को और A को जब जोड़ोगे तो A में जरा देखो क्या है, 2SO3 प्लस 2NO LHS में है, और इसके LHS में क्या है, 2NO2। ठीक है, डबल एरो का साइन लगाया। इसके RHS में क्या है, इसके RHS में है 2NO2 प्लस 2SO2। ध्यानपूर्वक देखते रहना। और इसके RHS में क्या है, 2NO प्लस O2 है। ठीक है, अब जरा देखो कट पिट के तीसरी रिएक्शन बन जाएगी। 2NO से मैंने 2NO काट दिया, 2NO2 से मैंने 2NO2 काट दिया। फाइनल रिएक्शन क्या बची, 2SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2। ये देखो ये तीसरी रिएक्शन बन करके तैयार हो गई कि नहीं तैयार हो गई। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें मालूम है Kc3 दिया हुआ है, बट ये किसके बराबर होगा, तुमने इसको और इसको जोड़ा है। जब भी कभी दो रिएक्शन को जोड़ते हैं और तीसरा रिएक्शन बने तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। पीछे मैंने सिखा रखा है, जब भी कोई तीसरा रिएक्शन किन्हीं दो रिएक्शन को या दो से ज्यादा रिएक्शन को जोड़ के मिल रहा हो, तो जिन रिएक्शन को आपस में जोड़ रहे हो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो नए रिएक्शन का क्या मिल जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मींस K3 इज व्हाट, K3 इज इक्वल्स टू 1/Kc1 और इनटू 1/Kc2 का स्क्वायर, 1/Kc2 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये सॉरी पेन लेना पड़ेगा, 1/Kc2 का स्क्वायर, ये इसके बराबर हो गया। तो अब हम इसको देखें तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि Kc3 और इंटू Kc1 इंटू Kc2 का स्क्वायर, Kc2 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। थोड़ी जगह की कमी पड़ गई तो इधर लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है। Kc3 ये किसके बराबर हो गया, मल्टीप्लाइड बाई Kc1 इंटू Kc2 का स्क्वायर, ये 1 के बराबर हो गया। तो देखिए जो इसको सपोर्ट कर रहा हो, ये बी ऑप्शन उसको सपोर्ट कर रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप अगला स्टेप देखना पड़ता है इसमें, किसमें किसको मल्टीप्लाई करें, किसको रिवर्स करें, किसमें किसको जोड़ें। तो ऐसे क्वेश्चनों का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, ये जो ब्रेन का डेवलपमेंट है ना,
ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत सहयोगी सिद्ध होते हैं ऐसे क्वेश्चन, जिनमें क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट स्टेप। ऐसे हेडफोन लगा के तुम चप्पा चप्पा चरखा चले सुन रहे हो, ऐसा गाना सुनते हुए ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। इसमें आपको नेक्स्ट स्टेप को देखना पड़ेगा, यानी कि अवेयर रहना पड़ेगा। और मेरे प्यारे सरकारों, अवेयर रहना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, दूसरा नहीं, सबसे पहला रिक्वायरमेंट। कितनी तल्लीनता से, कितना डूब करके आप पढ़ रहे हो, कितना डेप्थ में आप बातों को ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि जरा सी गलती हुई नहीं कि कोई ना कोई गलत ऑप्शन आपको सही लगने ही लगेगा मेरे शेरों। तो देखो 3 क्वेश्चन हो गए, आओ हम लोग चौथे क्वेश्चन पे बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन मेरे बच्चों क्या है? चौथा क्वेश्चन हमसे कहता है, अलग कलर कर ले लेता, थोड़ा आसान रहेगा। चौथा क्वेश्चन हमसे कहता है इफ K1, K2, K3 are equilibrium constant for the formation of AD, AD2, AD3 respectively as follows। ठीक है, ऐसे देखो A प्लस डी से AD बन रहा है, AD से AD2 बन रहा है, AD2 से D ऐड कर दिया, AD3 बन रहा है। तो हमें इस रिएक्शन का पूछ रहा है। अब A से D रिएक्ट किया, AD बन गया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। AD से D रिएक्ट किया, ये AD2 बन गया, इसका K2 है। और AD2 से बच्चों D रिएक्ट कर दिया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो गया, AD3 बना और K3 बन गया। तो हमसे पूछ रहा है अगर मैं डायरेक्टली A को 3D से रिएक्ट कराऊं और AD3 बनाऊं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। मैंने मान लिया X होगा, ठीक है। अगर मैं इन तीनों रिएक्शन को आपस में जोड़ दूं तो जरा देखो यही रिएक्शन बन जाएगी, जोड़ के देख लो। जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, AD से AD कट जाएगा, AD2 से AD2 कट जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा A प्लस 3D। कब आया, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 कर दिया तो क्या आ गया, A प्लस 3D क्या दे देगा, AD3 दे देगा। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K, जिसको हम X कह रहे हैं, ये क्योंकि इन तीनों को जोड़ के बना है इसलिए इन तीनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो देखिए डायरेक्ट नहीं दिया होगा, डायरेक्ट नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ का लॉग ले दो। तो लॉग K किसके बराबर हो गया, लॉग K1 इंटू K2 इंटू K3। और लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग M इंटू N क्या होता है, लॉग M प्लस N हो जाता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन कह सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू लॉग K इज इक्वल्स टू लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 के बराबर हो जाएगा। सो वी कैन से दैट दिस इज द राइट आंसर। कौन सा वाला, ये वाला, B इज द राइट आंसर की। लॉग K इज इक्वल्स टू लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। यानी बच्चों जो मैं शुरू में बातें बोल रहा था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको धैर्यपूर्वक सुनोगे तो किन क्वेश्चन में क्या एप्लीकेशन लगाना है ये सब सीख जाओगे। अब देखो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, N2 3H2 से रिएक्ट करता है 2NH3 बनाता है, ठीक है। N2 O2 से रिएक्ट करता है 2NO बनाता है, ठीक है। H2 हाफ O2 से H, ठीक है भाई, ये दुनिया भर की कहानी सुन लिया मैंने। हमसे कहता है कि रिलेशन बताओ इस किसमें, K1, K2, K3 और K4 में रिलेशन बताओ। तो चलो इन तीनों का इस्तेमाल करके इनको यूज करेंगे, इसे बनाएंगे। तो जरा देखो इस रिएक्शन में, अभी मैं इसे झट से पकड़ देता हूं, इस रिएक्शन में अमोनिया LHS में है और इस रिएक्शन में अमोनिया RHS में है। यानी इक्वेशन नंबर 1 को पलटना पड़ेगा तो K1 अपॉन में आएगा। देखो कितने रिएक्शन हैं जिसमें K1 अपॉन में आ रहा है। अगर मैं K4 के साथ रिलेशन रखूं तो K4 के रिस्पेक्ट में K1 अपॉन में आ रहा हो तो ये 2 रिएक्शन है। देखो यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ कि K4 इक्वल्स टू K2 इंटू K3 का क्यूब अपॉन K1। और यहाँ हमने दोनों सेम ही ऑप्शन है क्या बाबा, हाँ अच्छा, तो मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस बन गए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो सेम ही हो गए। K1 क्या हो जाएगा, K2 K3 का क्यूब अपॉन K4 हो जाएगा, ठीक है। ओ भाई धैर्य से चेक कर लेना, K2 कितना हो जाएगा, K2 हो जाएगा K4 K1 अपॉन, अरे भाई इसमें तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि देखो इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं K2 इज इक्वल्स टू K4 इंटू K1 अपॉन K3 का क्यूब।
इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है, ये नहीं लिख सकते हैं K4 = K1, नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब कि ज़्यादा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, बुद्धि लगाओगे तड़ से आंसर आएगा। ये जो रिएक्शन है इसमें NH3 LHS में है और इसमें NH3 RHS में है, यानी पक्का इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि K4 के रिस्पेक्ट में K1 कहाँ आएगा, अपॉन में। तो मुझे यहाँ दिखा अपॉन में, यहाँ दिखा अपॉन में, बट मैं थोड़ा बुद्धिमानी से इसको सॉल्व किया। मैंने देखा ये सब रिलेशन आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, यानी ये सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो गया। जेई में आता है, नीट में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। तो नीट वाले भी देख लेंगे तो कोई पाप नहीं लग जाएगा उनको कि सर मेरे में नहीं आता मैं क्यों देखूं। अरे भाई तुम भी देख लोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगा, दिमाग हर जगह लगता है। ये अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारों जब आप देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। ये देखिए क्या कहता है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर दिस रिएक्शन एट टेम्परेचर T इज इतना। इस रिएक्शन के लिए इतना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन, इसके लिए हमें पूछ रहा है। तो इससे पहले इसे बनाओ, इसमें NO किधर है, राइट में, इसमें किधर है, लेफ्ट में। तो इक्वेशन नंबर अगर मैं इसको 1 बोलूँ तो 1 को पलट दो, इक्वेशन नंबर 1 को पलट दोगे तो 2NO बनेगा, और 2NO से क्या निकल रहा है, N2, और प्लस क्या निकल रहा है, O2 निकल रहा है, ठीक है। आगे अगर हमने देखा इसको तो मज़ा आ गया। अब मुझे मेन रिएक्शन में 2NO नहीं चाहिए, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 1/4 × 10⁻⁴। भाई रिएक्शन को पलटोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होगा, पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब मुझे इसको 2 नहीं 1 करना है, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो यानी कि 1/2 से जब तुम 2 से डिवाइड कर दोगे देखो कितना आ जाएगा, NO आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 1/2 N2 + 1/2 O2। 2 से डिवाइड किया यानी पूरे रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही पावर में चला जाता है। 1/4 × 10⁻⁴ था, -4 होल की पावर 1/2, तो रूट ले लो, 1/2 × 10⁻⁻2 ऊपर गया 100 डिवाइडेड बाई 2, 50 आ गया। देख लीजिए दिया होगा, ये दिया हुआ है 4th ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों आते हैं, मैं इनको कोशिश करता हूँ जितनी मेरी ताकत है कि मैं इन्हें न्यूट्रलाइज कर सकूं और आपको कुछ सिखा सकूं। आपको भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना, नहीं अच्छा लगे तो कोई सजेशन हो बताना कि मैं और बेहतर कर सकूं, और बेहतर जो भी मतलब बताना आपकी जो भी सजेशन हो सके कि इसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। बच्चों देखो यहाँ हमको अगेन K1, K2, K3, K4 में रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तोड़ते हैं इसकी, ऐसी तैसी करते हैं। K4 ये इक्वेशन है, इन तीनों की मदद से इसे बनाते हैं। देखो तो इसमें NO किधर है, RHS में, मेन रिएक्शन में किधर है, LHS में, यानी इसको पलटना पड़ेगा तो 1/K1 हो जाएगा, और पलट के 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2NO है और यहाँ पे NO है। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा यानी 1/2 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, तो K1 की पावर में 1/2 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है जिसमें K1 की पावर में 1/2? एक ही ऑप्शन है जिसमें K1 की पावर 1/2 है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। आप कहो तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सॉल्व कर सकता हूँ, एक एक चीज़ लिख के सॉल्व कर सकता हूँ, कर देता हूँ। चलो शॉर्ट ट्रिक तो आपने देखा, अब पूरा मैं अच्छे से सॉल्व कर देता। इक्वेशन नंबर को करेंगे बहुत ईजिली दिमाग से। देखिए हमको मान लीजिए कि ये रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K4 है, इसमें NO हमारा किधर है, लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है, यानी हमको NO किधर चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पर चाहिए। अगर NO हमको लेफ्ट हैंड साइड पर चाहिए और हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो देखो क्या हो जाएगा, NO गिव्स N2 + ½ O2, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना था, K2 था, तो कितना हो जाएगा, 1/K2 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखें, NO गिव्स ½ N2 + ½ O2, ठीक है, इतना हो गया, और इसी रिएक्शन को पलट देने से रिएक्शन बन जा रही है। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, यानी कि जो K4 होगा, K4 किसके बराबर हो जाएगा, K4 बराबर हो जाएगा 1/K2 के। क्या कहीं दिया है, नहीं दिया है, यानी ये सही तो है बट हमारे ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं।
अब वो K4 और K1 में रिलेशन दिया है, तो ठीक है, आओ देखते हैं K4 और K1 में रिलेशन बन सकता है। देखो इसमें हमको क्या दिया है, इक्वेशन नंबर 1 में N2 प्लस O2 क्या बनाता है, 2NO बनाता है। अगर इसे पलट दें तो क्या हो जाएगा, 2NO क्या बना देगा, N2 और प्लस O2, इसको डिवाइड कर दो 2 से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो गया, 1/K1, डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ N2 हाफ O2। तो इस ये मेन रिएक्शन बन के तैयार हो गई कि नहीं। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया है, K4 दिया है, और ये इसको डिवाइड करने पे आया यानी 1/K1 होल की पावर 2, ये किसके बराबर हो गया, K4, यानी K4 इंटू रूट K1, ये 1 के बराबर हो गया। मीन्स ये बी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट भी मैंने इसको कर दिया था, सॉल्व करके भी मैंने इसको कर दिया। तो बच्चों आगे देखते हैं कि सारे क्वेश्चन इस पे खत्म हुए कि नहीं हुए। आगे अपन देखिए अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अभी है, इस पे तो एटलीस्ट हम निपटा देते हैं। नहीं, आगे चल गया किस पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शुरू हो गया, यानी कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन शुरू हो गए। तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट लेक्चर डालूंगा, अभी आज के लिए इतना पर्याप्त है। इन क्वेश्चनों को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को अपन लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे बेहतर तरीके से। थैंक यू, आज के लिए इतना पर्याप्त है।